बना लीजिए। ये तो आपकी बीच वाली रेखा है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आपकी है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क को बोलेंगे, लिख दीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और मकर रेखा को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लिख दीजिए। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 डिग्री उत्तर वाली कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण वाली मकर रेखा है, कैप्रिकॉन। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। नब्बे पर, ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। कैंसर। ये नीचे वाली कैप्रिकॉन मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है। ये जो 66.5 के ऊपर वाला क्षेत्र है, ये 66.5 से 90 तक, ये 90, ये 90, ये साउथ का 90 है। कोणीय दूरी एक्चुअली अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा से पृथ्वी का जो केंद्र बनता है, कोणीय दूरी को व्यक्त करता है। तो ये 90 उत्तर है, ये 90 दक्षिण है। 66.5 के ऊपर का जो क्षेत्र है, इसका नाम है ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर जोन। इसका नाम है पोलर जोन या ध्रुवीय कटिबंध, ध्रुवीय कटिबंध। 66.5 के ऊपर उधर और 66.5 के इधर, ध्रुवीय कटिबंध। पोलर जोन।
आपको लगेगा यहां कहां प्रतापगढ़ पश्चिम आ गया, जबकि आपको उत्तर की दिशा लग रही होगी। और जब भुपिया मऊ क्रॉसिंग जाएंगे तो प्रतापगढ़ ईस्ट लिखा हुआ है, यानी प्रतापगढ़ के दाहिने ईस्ट, प्रतापगढ़ के बाएं वेस्ट। अगर इधर होता तो प्रतापगढ़ उत्तर होता, और इधर लाइन गई होती तो प्रतापगढ़ दक्षिण होता। हाँ, वही है, रेलवे की वजह से है। नहीं, अगर आपकी वजह से होता तो ये दक्षिणी सहोदरपुर होता, वो उत्तरी सहोदरपुर होता। रेलवे ने बांट के रखा है भैया, इधर पूर्वी है इसके दाहिनी तरफ, और इसके बाएं ये रहेगा, ऊपर रहेगा तो उत्तर, ये रहेगा तो दक्षिण, इसी पे चलेगा भाई। आप सूर्य देख के तय करते हैं, लेकिन जब आपका जहाज जा रहा होगा समुद्र में, जहां इतना घना कोहरा है, ना समुद्र ना कुछ, कैसे जानेंगे कौन नॉर्थ कौन साउथ? वहां तो कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई निशान नहीं। इन परिस्थितियों में मानचित्र में एन एस ई ईस्ट, डब्ल्यू वेस्ट, ये चलेगा। ठीक है, इसको आपने पोलर जोन कहा। 66.5 से लेके 90 तक जो भी अक्षांश रेखाएं हैं, और 66.5 से लेकर के ऊपर 90 तक जो भी अक्षांश रेखाएं हैं, वो ध्रुवीय कटिबंध, अत्यंत ठंडा रहता है। 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, इसको आपने गर्म क्षेत्र कहा, उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। इसके ऊपर 23.5 से 45 हम लोग उसी में हैं, उप उष्ण। उप उष्ण 2-3 महीने हम लोगों को ठंडक मिल जाती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बस। बाकी हम लोग 7-8 महीने गर्मी ही झेलते हैं, जितने नजदीक रहेंगे। अभी यहां होते तो एकदम परमानेंट गर्मी लीजिए। कुछ अन्य कारक होते हैं, जैसे समुद्र के किनारे आपका शहर है, अलग कारक होगा। पहाड़, समुद्र तल से ऊंचाई क्या है, वो अलग कारक होगा। लेकिन सामान्यतः अगर ये कारक हैं अक्षांश रेखाओं के, तो जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे, ठंडक बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ध्रुवों से आप विषुवत रेखा की ओर आएंगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। यहां 365 या 366 जितने भी दिन होते हैं विषुवत रेखा पे, हमेशा दिन की और रात की जो अवधि होगी बराबर होगी, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दिन की अवधि कम होगी और रात बड़ी होगी। हम लोग कई बार कहते हैं कि जब गर्मी होती तो दिन बड़ा होता है, गलत कहते हैं हम लोग। जब दिन बड़ा होता है तब गर्मी होती है। गर्मी के दिन में दिन बड़ा नहीं होता है, दिन बड़ा होता है तब गर्मी होती है। कोई भी ग्रह ठंडा होता है, पृथ्वी भी एक ग्रह है और वो ठंडी है। इसमें प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत हमारा तारा यानी कि सूर्य है। अभी क्या स्थिति है, कुछ दिन बाद दिसंबर या जनवरी में सूर्योदय सुबह 7 बजे, सूर्यास्त शाम को 5 बजे, यानी 10 घंटे का टोटल आपको सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। अब आप कल्पना करिए जून की, सुबह 5 बजे और शाम को 7 बजे, 14 घंटे। सर्दी के दिनों में दिन की लंबाई 10 घंटे, गर्मी के दिनों में लंबाई 14 घंटे। जब इसको आप परसेंटेज में करेंगे तो 40% से अधिक हो जाएगा, तो टेम्परेचर भी तो उसी हिसाब से 40% कम ज्यादा हो रहा है। गर्मी के दिनों में दिन बड़े नहीं होते हैं, जब दिन बड़े होते हैं तो गर्मी होती है, और जब रातें बड़ी होती हैं तो दिन छोटा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ठंडा होगा। ऐसे आप धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे रातें बड़ी होती जाएंगी ध्रुवों की ओर, और विषुवत रेखा पे आएंगे तो दिन बड़ा होता जाएगा, और जैसे ही आप 0 डिग्री पर पहुंचेंगे दिन रात 12-12 घंटे। बड़े मजेदार यहाँ के बहुत सारे देश हैं जो विषुवत रेखा पर हैं। अफ्रीका के कई देश हैं, खास करके ये केन्या वगैरह जो है, एकदम निश्चित समय पे बारिश डेली होती है, डेली बारिश उसी समय। अभी हम लोग आगे देखेंगे 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इसको कहा जाता है शांत पेटी। शांत पेटी,
यहां कोई बहुत बड़ा तूफान आपको देखने को नहीं मिलेगा। विषुवत रेखा से 10 डिग्री ऊपर, विषुवत रेखा से 10 डिग्री नीचे। समुद्र के किनारे कोई शहर है वो अलग मुद्दा है, लेकिन प्रायः इस क्षेत्र को शांत पेटी कहा जाता है। और हमारे यहां पूछा है कि डोल ड्रम पेटी क्या है, यही शांत पेटी को डोल ड्रम पेटी कहा जाता है। अभी लिखते हैं हम लोग, अभी लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। भूकंप की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र की तुलना में हम सुरक्षित हैं, क्योंकि जो ये नदियों से आई हुई बालू और ये गाद जमा है वो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जैसे आपके यहां कभी भूकंप के झटके आएंगे तो ये बालू जो है एडजस्ट कर लेती है, और जहां एकदम चट्टान ही है तो पूरा हिलाएगी। एक तरह से ये पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में सुरक्षित क्षेत्र है। एक बचा हुआ है, अभी देख लीजिए, 45 से 66, 45 से 66। इसका नाम है शीतोष्ण कटिबंध। इसका नाम लिख दीजिए, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, इसको कहते हैं टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन हमें नहीं लगता यहां तक कोई समस्या किसी प्रकार की है। हाँ, ये तो उष्ण उष्ण कटिबंध का ही अगला हिस्सा है। उप उष्ण मतलब थोड़ा कम गर्म। गर्म और ठंडा ऐसे कोई चीज नहीं है, जैसे कहीं टेम्परेचर 45 है और कहीं टेम्परेचर 40 है, तो वैसे तो गर्म क्षेत्र है लेकिन इसकी तुलना में ठंडा क्षेत्र है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर गिरता जाएगा। ठंडा, इस कोई चीज ठंडी गर्म तो होती नहीं है, कंफर्टेबली है। तो जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ये एकदम गर्म क्षेत्र है, ये थोड़ा उप उष्ण है, सब ट्रॉपिकल उससे कम है, ये ठंडा गर्म दोनों है, ये केवल ठंडा है, ये केवल ठंडा, ये केवल गर्म, ये ठंडा गर्म दोनों, ये गर्म का थोड़ा कम। ठीक है। एक सवाल उस दिन टेस्ट में आया है, भूगोल के जनक कौन है? अभी इसको हम लोग करेंगे तो ऐसे ही डाल दिए थे। इसमें देखिए दो आपको नाम याद रखना है, एक इरेटोस्थनीज और एक नाम याद रखना है हिकैटियस, जिसका आंसर लगा हुआ है। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द, ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया, इसलिए उसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन भूगोल का पहली बार क्रमबद्ध तरीके से वर्णन हिकेटियस ने किया, इसलिए उसे भूगोल का जनक कहा जाता है। तो जनक में हिकैटियस, जनक मेरे पिता से ज्यादा मेरी मां है। अगर चॉइस ए में पिता, चॉइस बी में मां, तो बी आंसर लगाएंगे। पिता पिता है, जब मां नहीं तब पिता है। जनक और पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी अलग चीज है और जनक अलग चीज है। आप जनक और पिता दोनों के एक मान रही हैं। उस केस में है जब मां ना हो तब पिता। मुझे जन्म दिया तो ठीक है, मां नहीं है तब पिता है। लेकिन अगर मां है तो पहला टिक तो मां पे जाएगा ना। तो जनक और पिता में अंतर है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो जननी कर दीजिएगा। जनक को इतना आपको दिक्कत, जननी। जब भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन के रूप में तो हिकेटियस है, और भूगोल के पिता के रूप में इरेटोस्थनीज।
इसको हम लोग अभी लिखेंगे आगे, ठीक है, कंफ्यूजन दूर है। लिख भी तो दिया था मैंने आपको उस समय, संतुष्ट नहीं थी। उत्तर में तो हिकेटियस ही लगा है। तो आपने प्रश्न किया कि फादर ऑफ, गूगल पे बताया होगा फादर ऑफ भाई ज्योग्राफी ये है, तो हम तो तुरंत समझ गए कहां से आ रहा है। तो हमने पूरा डिटेल में, जैसे आपने डाला तो मैंने तुरंत डिटेल में डाला कि वो गलत अशुद्ध लिखा गया है, इसको यह लिखा होना चाहिए था, तो मैंने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया। यहां तक ठीक है। जो हम उस दिन लिख रहे थे, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। अभी अक्षांश रेखाएं लिखे थे जी, इसी के आगे लिखना है। थोड़ा आपको कॉपी दे दें। लिखें, नोट लगा के लिखें। वस्तुतः अक्षांश रेखाएं वस्तुतः अक्षांश रेखाएं उस कोण को व्यक्त करती, कोण एंगल, उस कोण को व्यक्त करती है जो विषुवत रेखा अथवा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। फिर नीचे, नीचे विषुवत रेखा को जीरो डिग्री अक्षांश के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि जैसे ही आप कहेंगे 1 डिग्री अक्षांश, इसका मतलब हो गया विषुवत रेखा से 1 डिग्री का कोण बन रहा है। 2 कहे तो 2 डिग्री का कोण बन रहा है, 3 कहे तो 3 डिग्री का, 4 कहे तो 4 डिग्री का। सच्चाई क्या है? पृथ्वी 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, तो जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं एकदम बीच में तो लंबवत पड़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाती है उनका कोण बदलता है और बहुत सारी किरणें जो ऊष्मा का स्रोत है वो ऊपर निकल जाती है। जैसे सुबह, अब ये है पृथ्वी, ये हमको दे दीजिए, ये है पृथ्वी, हम यहां पर हैं यहां, और किरण यहां पड़ रही है, तो यहां तो एकदम डायरेक्ट पड़ रही, लेकिन कुछ किरण यहां ऐसे निकल रही यहां से। थोड़ा सा मोबाइल जलाइए, चलिए सब हम अच्छे से अभी दिखाएंगे, वही थोड़ा से लाइट जला दीजिए। बस बस, आप दिखाइए, ये देखिए, ये तो यहां तो दिन है, अब पृथ्वी ये घूम रही है, ये
तो यहां जो है उसके पास सीधी रोशनी नहीं आ रही, लेकिन जो यहां है देखिए, ये प्रकाश इधर चला रहा है ये, तो यही वायुमंडल में, ये वायुमंडल है, तमाम छोटे छोटे धूल के कण हैं ये, और ये टकराते हैं, प्रकाश इस पे टकराता है धूल के कण से, तो यही वर्ण विक्षेपण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाल रंग का प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा फैल जाता है। तो सुबह और शाम ये लालिमा जो दिख रही है प्रकाश में है, ये सातों रंग आ रहा है, लेकिन जब धूल के कण से टकरा रहा है, और ये इसीलिए देखिए सिग्नल में हम लोग रेड का यूज करते हैं, दूर से ही दिखेगा, तो ये है। लेकिन यहां पर कोई फर्क नहीं है, देखिए पृथ्वी घूम रही, लेकिन यहां पर एकदम बना हुआ है मामला सही, यहां पे कोई अंतर नहीं, अंतर यहां पे आ रहा है, अंतर यहां पे आ रहा है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये यहां की स्थिति बदलती है, जब यहां आता है तो दूसरी स्थिति होती है, ऐसे जाएगा तो दूसरी स्थिति होगी, ये स्थिति, चार स्थिति, यही चार मौसम बदल रहे हैं। अभी इसको हम लोग और बेहतर तरीके से देखेंगे। ज्योग्राफी बहुत लोड लेके नहीं पढ़ी जाती, ज्योग्राफी एकदम आनंद से, बहुत अगर तनाव लेने का मन है तो गणित में ले लीजिए, ज्योग्राफी में तनाव मत लीजिए, ज्योग्राफी एकदम आनंद में रहिए। पर्पस अच्छा ये बताइए, टेस्ट आप दे रहे हैं तो उसमें आपको क्या लगा? ज्योग्राफी में कोई हमको तो लग रहा है कि ठीक ठाक, जिन्होंने सीरियसली पेपर दिया ठीक नंबर है, बहुत गड़बड़ नंबर नहीं है, बहुत गड़बड़ तो नहीं है, एवरेज तो हमको ठीक ही दिख रहा है, काहे इतना ऐसे? मैथमेटिक्स में, हाँ मैथमेटिक्स में गड़बड़, तो मैथमेटिक्स में हम ये टारगेट बना लें कि 17-18 नंबर हमको मिल जाए। ये जो बुकलेट गई है, एक 250 की, एक फिर 700 की गई है, 2 गई है, इसी से 8 सवाल मिल जाएंगे, 8 सवाल इसी से मिल जाएंगे। 3-4 सवाल हम और कहीं से पकड़ने की कोशिश करेंगे, 12-13, बाकी तुक्का मारिएगा, अपने आप 18 पहुंच जाएंगे। हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश जो भी है, इसको किसी भी हालत में 46-47 रखिए। हाँ जी, कम से कम रखना तो आपको चाहिए 52-53। हिंदी में तो हमको नहीं लगता है किसी का 26-27 से कम रहा। अभी टेस्ट दीजिए, 15 हो जाने दीजिए, बहुत अधीर मत होइए। हम आपकी मनोदशा को समझ रहे हैं, आप बहुत दबाव में हैं, घर का दबाव, परिवार का दबाव, विद्यालय का दबाव, लेकिन नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं विपरीत ना हो। अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं बैठने की, सही बताएं तो सही बैठ ले, 6 घंटे हमको वहां बैठना है, फर्स्ट पाली सेकेंड पाली। एग्जाम में 3 घंटे, तो पहले तो हमको उसका अभ्यास करवाना है, और 150 दूना 300 रंगवाने का अभ्यास करना है। जिस दिन हम ये काम कर ले गए, हम सफल हो गए। क्वेश्चन सर चिंता मत करिए। अब ज्योग्राफी और इसमें हिस्ट्री में और ये सब में चिंता मत करिए, ये सब में कहीं तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी तो आनंद के लिए सब बनाया जा रहा है, क्या जरूरत है इसको बनाने की? आप क्या थोड़ी पूछता है आपके यहां रात दिन, सूर्य ग्रहण, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, कै तारीख को दिन बड़ा होगा, कै तारीख को छोटा होगा, यही तो पूछता है। कुल मिला के 12 तो सवाल है उसमें है। 12 रटने में बहुत समय लगेगा तो 5 मिनट लगेगा, वही लिखवा के छोड़ दे, वही में सवाल आएगा। तो आनंद के लिए तो फोटो तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोगों से बात करना हमें अच्छा लगता है, और आपको लगे कि भाई बहुत पैसा लिए तो हाँ मेहनत किया गया है। नहीं, अभी पता लगा कि एक तो बुकलेट पकड़ा दे कि गुरु जी जाइए इसी में से आएगा,
तो आपको लगेगा कि तो अरे हमारा एकदम नहीं, आपका ज्यादा अच्छा है। एकदम तनाव मत लीजिए, एकदम मत लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आनंद से किया जाएगा। एक एक सवाल, एक एक सवाल रटा हुआ, किया हुआ, तनाव मत लीजिए, निश्चित आप कर लेंगे। अभी विद्यालय की छुट्टी हो जाए, आप देखिए आनंद, आप उससे परेशान हैं, घर से परेशान है, दबाव है बच्चों का, परिवार का, सब बहुत जिम्मेदारी होती है। युवा अवस्था अलग होती है और पर्याप्त मिलेगा सर, पर्याप्त मिलेगा। अभी हम कहेंगे तो आपको लगेगा बड़बोलापन है। आप देखिएगा, आप चाहे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। देखिए, एनालिसिस करने का एक ही तरीका, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ है, सच्चाई ये है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, हाँ, अच्छा, चलिए, चलिए मैं बात करता हूँ कल। कल मैं बात करता हूँ, कल मैं बात करता हूँ। हाँ, कल से आएंगे। इंग्लिश इंग्लिश के सर जो है, उनके उनकी दादी का देहांत होने की वजह से हो जाएगा, हो जाएगा। जी, हाँ, नहीं वो अलग है, वो अलग चीज है, देशांतर है वो। चलिए देशांतर पे आइए, देशांतर पे आइए। हाँ, एक लाइन और छांस पे लिख लीजिए। क्या लिखा है छांस पे? हाँ, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं, 181 हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत करिए, गूगल या कोई किताब उताब में 180 दिखेगा तो कंफ्यूज मत करिएगा, आप 181 लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। जैसे ये जो, ये है बिंदु है, ये बिंदु है, तो बिंदु को कैसे रेखा माना जाए? तो ये दो कम होती है, ये तो बिंदु है, रेखा नहीं है। लेकिन हम जब अक्षांश रेखा को इस रूप में देखेंगे कि वह रेखा है, तब आप अलग तरीके से काउंट करते हैं। जब अक्षांश रेखा को पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी के रूप में देखते हैं, तो वह स्थिति अलग होती है। हमने लिखा है कि अक्षांश रेखा, ऐसे तो काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसी कोई रेखा तो है नहीं, कोण के रूप में देखा जाता है। तो 90 ऊपर 90 नीचे और एक ये जीरो, तो 181 यही है। ठीक है, अब ये आप लिख ही दिए कि अक्षांश रेखाएं जलवायु को बताती हैं, इंगित करती हैं। अब आइए देशांतर पर, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा।
ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये लंबवत है। उस दिन अक्षांश को आप लिखे थे क्षैतिज, इसको लिखे थे लंबवत। तो ये देशांतर रेखाएं। ये समय को व्यक्त करेंगे। एक दो लाइन लिखे। ग्लोब पर, ग्लोब या पृथ्वी लिख दीजिए, ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर, बस की ओर छोड़ दीजिए, लंबवत रूप में, हाँ उसी कहते हैं लंबवत रूप में ये रेखाएं समय को डिनोट करती हैं, ये रेखाएं समय को इंगित करती हैं। ये रेखाएं समय को इंगित करती हैं। फिर नीचे लिखें 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान 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 यामोत्तर रेखा यामोत्तर रेखा ऑब्लिक अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा ऑब्लिक रेखा ऑब्लिक ग्रीनविच, ग्रीनविच टाइमलाइन, ग्रीनविच टाइमलाइन इत्यादि के नाम से जानी जाती है। जैसे हमसे एक सवाल पूछे हैं कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद, नैनी से। ठीक है, आया हुआ सवाल है, नैनी प्रयागराज। यद्यपि हमारे प्रतापगढ़ से भी गुजरती है, कुंडा से,
अब इस पर जो जो होगा सब गुजरेगी, सब जगह से गुजर रही है ये। तो अब ब्रिटेन भाई, चूंकि दुनिया में उन्हीं का सब नाम, उन्हीं का सब था, तो ब्रिटेन में इंग्लैंड, एक जैसे अपने यहाँ राज्य है यूपी बिहार, वहां इंग्लैंड है। इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, तो उसी के नाम पे पड़ा है ग्रीनविच, शहर है ग्रीनविच टाइम जोन, टाइम लाइन। फ्रांस से भी गुजरती है, अफ्रीका भी कई देश है होके गुजरती है, लेकिन अब उन्हीं का नाम पड़ा हुआ है तो बार बार वही सवाल पूछ लेते हैं कहां से, लंदन से होके गुजरती है ग्रीनविच, ये जो टाइम लाइन है। हाँ हाँ है, देखिए है क्या। हाँ एक बार इधर देख लीजिए, एक बार बस छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए, जैसे जब आप ये वाली दूरी भारत की जब तय करते हैं तो अक्षांश दूरी हो गई ना, और जब आप इधर से ये वाली दूरी तय करते हैं, ये वाली मतलब गुजरात से अरुणाचल, देशांतर दूरी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 28 मिनट ईस्ट, ये भारत का विस्तार है पश्चिम से पूरब। तो जब आप इसको घटाएंगे तो लगभग आपको 30 डिग्री का अंतर दिख रहा होगा ना, और 30 का आधा करेंगे 15 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जब इसमें आप जोड़ेंगे 14 14.5, तो यही 82.5 डिग्री हो जाएगा। ये भारत के मानचित्र का बीचों बीच एक तरह का विभाजन है, 82.5 डिग्री, आधा इधर चला जाता है टाइम और आधा इधर चला जाता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये सवाल पूछा हुआ है कि भारत का मानक टाइम जोन जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इससे लंदन वाले से 5.5 घंटे आगे है। और जो आप बात कह रही हैं, ये वाली लाइन जो होगी 180 डिग्री, ये अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन होगी। ये दोनों एक ही हैं, यह और यह, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही है। आप कहेंगे ये कैसे, देखिए ये जरा पेपर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है जो लंदन से होकर गुजर रही है। ये बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ये 180 डिग्री ईस्ट है। ऐसे इधर जाएंगे तो बेस्ट हो जाएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये 180 डिग्री बेस्ट है। ठीक है, ये दो कोने हैं, लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं है, पृथ्वी है गोल। ये तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही रेखा है, इसीलिए देशांतर रेखाएं 180 इधर 180 इधर 360, एक बीच वाली 361, लेकिन ये दोनों चूंकि एक है इसलिए -1 फिर 360 ही हो जाता है। 180 डिग्री ईस्ट ये और 180 डिग्री वेस्ट, पृथ्वी है गोल, ये दोनों एक ही रेखा है, इसी को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसकी कल्पना इसलिए की गई है, इसको हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बस एक मिनट सुन लीजिए। जैसे आपने कहा कि इधर बढ़ते हुए बढ़ेंगे आप हर 1 मिनट में, हर 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो यहां से यहां जब आप पहुंचेंगे तो 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। यहां से यहां 12 घंटे का, 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि 9 बज रहा है, मोटा मोटी मान लीजिए, तो यहां बज रहा होगा सुबह का 9, 12 घंटे का अंतर आ जाएगा। और यहां भी ये पीछे चल रहा है, यहां भी सुबह का 9 बज रहा होगा। लेकिन समस्या क्या आएगी, अगर इधर से कैलकुलेट करेंगे तो डेट यहां की हो जाएगी कल 8 तारीख, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आज ही की डेट रहेगी 7 तारीख, और जबकि हम कह रहे हैं ये और ये एक ही है। तो ऐसी स्थिति में इसकी कल्पना की गई अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन की, कि इधर से इधर जाइएगा तो -1 डे करिएगा और इधर से इधर आइएगा तो +1 डे करिएगा। और चर्चा इस पर करेंगे। चलिए